हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सैम्पल पेपर के बारे में समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता है ये जो पॉलिटिकल का सैम्पल पेपर होने वाला है, ये आपका जो पेपर है ये 80 मार्क्स का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा बच्चों इस पेपर को करने के लिए आप लोगों को, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसके कुछ दिशा निर्देशों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं जो ABCDE में डिवाइड हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों, सभी को प्रश्नों को उत्तर देना है। 1 से 12 जो प्रश्न है वो आपके 1 अंक के हैं जो बहुविकल्पी कहे जाते हैं, और जो 13 से लेकर 18 तक ये 2-2 अंक के हैं जो 50 शब्दों से ज़्यादा मत लिखना इसका उत्तर, वरना बहुत पिटोगे टीचरों से, मेरे से थोड़ा पिटोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका 19 से 23 जो प्रश्न है 4-4 अंक के होने वाले हैं, 100 शब्दों से अधिक इसको नहीं लिखना। और 24 से 26 जो पेज जो है ना बच्चों क्वेश्चन, ये पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें और 32 से 30 तक लेकर अगर बात की जाए तो 6-6 अंक वाले प्रश्न होंगे, 170 से ज़्यादा शब्दों में मत लिखना। और इसके साथ 6-6 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनमें अन्य विकल्पीय प्रश्न हैं, आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, मैं नहीं समझाने वाला। चलो, तो इसका पहला जो खंड है यानी एक खंड के बारे में बात करेंगे बच्चों, ये सेक्शन के बारे में बात करें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है संविधान सभा की, पहला क्या प्रश्न है बच्चों कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की प्रकृति किस प्रकार की थी। तो जो संविधान सभा की जो प्रकृति थी बच्चों वो स्वेच्छाकारी थी। कौन सी थी बच्चों? स्वेच्छाकारी, यानी स्वयं से जो लिए गए थे निर्णय। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है कि अविशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है। तो अभी मैंने आपको पहली जब एक और सैंपल पेपर ने अपलोड कर रखा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने बताया था अविशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है ये कनाडा देश से लिया गया है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को तो जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र होता है, उसका आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है या किस क्षेत्र में चुनाव होंगी, इस बात का डिसीजन को लेता है परिसीमन आयोग। और इसमें चुनाव आयोग क्या करता है, उसका मतलब सहायता करता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों वो ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली क्या है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें देखो ऑप्शन है जो प्रत्याशी अन्य के मुकाबले आगे होता है वही जीतता है, ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। चौथा है संपूर्ण देश को एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है। तो इसमें पूछा है भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्याशी अन्य के मुकाबले जो प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। सपोज करो दो, एक व्यक्ति अजय था और एक का नाम था बबलू, एक को मिला 30 वोट और एक को मिला 40 वोट, तो कौन जीतेगा? बबलू जीत जाएगा। तो ये सार्वत्रिक मत प्रणाली है, ठीक है बच्चों। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, यानी यूके देश से ली गई है। चलो आगे बात करते हैं। आगे भैया अभिकथन और कारण वाला बड़ा दिक्कत करता है या सर घुमा देता है। चलो ठीक है देख लेते हैं। 1991 में संविधान संशोधन द्वारा यानी क्या हुआ था, संविधान में 91 संविधान संशोधन किया गया था जिसमें मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई थी बच्चों? निश्चित कर दी गई थी। हाँ बिल्कुल कर दी गई थी। और मंत्री परिषद के कार्य को जो ना वो 3 स्तरों में बांट दिया गया था। तो इसका जो बच्चों सही है दोनों ही, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं उधार का थैला, क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कई देशों के लिए किए गए उनके संविधान के नियम, कायदे, कानून है। हाँ बिल्कुल हैं, बहुत सारे देशों से लिए गए कायदे और कानून हैं। तो इसका भी ऑप्शन बच्चों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है।
तो निर्वाचन जो विधानसभा के जो निर्वाचन होता है बच्चों, वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। किसके होता है बच्चों? निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के हो गया? तो पिछली बार सैंपल पेपर में भी ये था। तो ये सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हुआ था। सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार का वर्णन आर्टिकल 326 में किया गया है। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? भारत का वो वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो मतदान कर सकता है। भारत में पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी, अब 18 साल है। 1989 में इसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान यानी संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो याद रखना बच्चों, हमारे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती? तो वो है सैनिक न्यायालय। कोई होता ही नहीं है, सैनिक न्यायालय होता है क्या? नहीं होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल किया गया? अमेरिका द्वारा, दक्षिण अफ्रीका द्वारा, भारत द्वारा या जापान द्वारा? तो ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आदेशात्मक शासन प्रणाली में देश का प्रमुख कौन होता है? तो आदेशात्मक शासन प्रणाली में आप सभी को पता है राज्य सरकार दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, याद रखना। चलो अब सेक्शन बी में आ गए हम लोग, ध्यान से देखिएगा। इसमें से आखिर हम पहला प्रश्न है कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है? संविधान क्या करता है? नियमों और कानूनों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे लोगों में क्या रहे? विश्वास बना रहे। ठीक है, और किसी भी देश के लिए संविधान क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे बच्चों पिछले वाले सैंपल पेपर से, तो ध्यान से देखिएगा। अधिकारों की घोषणा पत्र से आप क्या समझ? तो मैंने आपको बताया था संविधान में सूचीबद्ध अधिकारों को अधिकारों की घोषणा पत्र कहा जाता है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, और अधिकारों का यानी इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, इसमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन है एक है बच्चों, न्याय में देरी होना, अंधेर होना, इस वक्तव्य का अर्थ बताइए। देखो बच्चों क्या होता है, न्याय में देरी वास्तव में अंधेरी ही है, क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए लंबे समय तक दर साल भटकता रहे तो उसका न्याय से विश्वास क्या हो जाएगा? उठने लग जाएगा, और कभी कभी तो वो पीड़ित इंसाफ की उम्मीद में दुनिया से ही चला जाता है। कई बार होता है ना कि किसी व्यक्ति का केस चलता रहता है, आदमी तो पहले ही मर चुका है वो, तो ऐसा होता रहता है। तो इसीलिए न्याय में देरी अंधेर होना ही माना जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रश्न बच्चों कि न्यायिक पुनर्लोकन या रीट में क्या अंतर होता है? तो मैंने आपको बताया था जैसे जो संविधान होता है ना, संविधान यानी न्यायपालिका विधायिका द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिक व्याख्या कर सकती है, इस शक्ति को न्यायिक पुनर्लोकन कहते हैं। और रीट क्या होता है बच्चों? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या जारी करता है? रीट जारी करता है, आदेश जारी करता है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, लेख अधिकार भिक्षा, निषेध आदेश, इस टाइप से होते ही हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों अपनाई गई है? क्योंकि ये प्रणाली सरल है और चुनाव के समय मतदाता के पास क्या होता है? बिल्कुल साफ विकल्प होता है कि मुझे किसको चुनना है। और ये प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, चलो संसदीय सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि मतलब भारत ने इसे ब्रिटेन से अपनाया है। इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, और प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। और वह विधायिका के प्रति क्या होता है बच्चों? उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन सी में आ चुके हैं 4 नंबर वाले में। जैसे पूछा क्या भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए सिद्धांतों का वर्णन करें। जैसे क्या क्या लिया गया है बच्चों? जैसे सर्वाधिक मत प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप, तीसरा है कानून निर्माण की विधि या कानून का शासन, और विधायिका में अध्यक्ष का पद।
ये सारी व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए। देखो बच्चों, दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें क्या होता है, नागरिक जो है रोजमर्रा के फैसले और सरकार को चलाने में सीधा भाग लेता है हाथ उठाकर। जैसे प्राचीन यूनान के जो नगर होते थे आकार में छोटे होते थे, तो लोग क्या करते थे, एक साथ बैठकर क्या करते थे, कानूनों का निर्माण किया करते थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं ना, वो आगे जाकर क्या होते हैं, कार्यवाहियों में भाग लेते हैं और कानून बनाते हैं, जैसे भारत और इंग्लैंड, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 सालों तक यानी 5 सालों तक क्या रहा हो बच्चों, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, और क्या हो, दो या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक। इसके साथ साथ वह किसी भी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 सालों तक क्या रहा हो, वकालत की हो, यानी अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो। अगर ये योग्यता है तो वो न्यायाधीश बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का। और वह राष्ट्रपति की दिशा में क्या हो बच्चों, कुशल विधिवेता हो या कानून का ज्ञाता हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन का वर्णन करना है हमें। यानी ऊपरी सदन कौन सा है, ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यसभा। इसकी सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो बचे कितने, 238। ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते, जनता द्वारा इनका चुनाव नहीं होता। और इसके साथ साथ राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1/3 सदस्य क्या होते हैं बच्चों, हर 2 साल बाद चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, वो कभी रुकता ही नहीं है। और जैसे इसमें मनोनीत जो मतलब राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है, 12 सदस्य कहाँ से मनोनीत होते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, इन सब में जिसको महारत हासिल होती है, इन लोगों को शामिल किया जाता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है। आप सभी को देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। और ऐसे समय में राष्ट्र का प्रमुख क्या है बच्चों, संसदीय शासन में मंत्री परिषद को कभी हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे समय में क्या होता है, राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता क्या पड़ती है, राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है ना, जिसका कार्यकाल स्थायी हो, सांकेतिक रूप से पूरे देश का क्या हो सके, प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, राष्ट्रपति के पद को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, पद को संभाल सकता है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, और वह राज्यसभा का पदेन या सभापति होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद क्या करता है, उपराष्ट्रपति पद संभाल सकता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक पद रिक्त हो जाने पर क्या होता है, राष्ट्रपति का काम करता है कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये है बच्चों राष्ट्रपति के बारे में। चलो अब आते हैं सेक्शन डी पे आ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या है बच्चों, हमारा पैसेज वाइज मैप रहेगा, कार्टून रहेगा और पैसेज रहेगा। तो पहला है बच्चों पैसेज, आप देखिए, देखो पहला पैसेज पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में क्या होता है, देश के सभी व्यस्त जो नागरिक होते हैं वो चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और इसी को सार्वभौमिक विश्व मताधिकार के नाम से जाना जाता है। अनेक देशों के नागरिकों को इस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शासकों से बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी थी, यानी बहुत लंबा युद्ध चला, जैसे अफ्रीका में देख लो। ठीक है, और महिलाओं को ये अधिकार काफ़ी देर बाद मिला था, वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था महिलाओं को वोट देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया था, फिर भारत ने दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये पैराग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है बच्चों कि सार्वभौम विश्व मताधिकार क्या है। तो आपसे होता है भारत, यानी देखो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। 18 वर्ष से ऊपर सभी मताधिकार कर सकते हैं, 20 वर्ष से ऊपर सभी को मताधिकार, 25 वर्ष से सभी को मताधिकार, या 30 वर्ष से। तो इसका आंसर सही जो होगा ना बच्चों, वो ए ऑप्शन है, 18 वर्ष से अधिक ऊपर यानी
ऊपर सभी नागरिक क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो न्यूनतम आयु कितनी है बच्चों, 18 साल है। ठीक है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वो व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया था। तो इसे कब लागू किया गया था, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। ठीक है, तो इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका भी उत्तर मुझे आप दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न कि भारत में आम चुनाव कितने वर्ष में होता है। तो आप सभी को पता है भारत में जो आम चुनाव होता है हर 5 साल बाद होता है। कितने साल बाद, हर 5 साल बाद। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मानचित्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका रहेगा, इस टाइप से आपका रहेगा। इसको आपको ना भरना है बच्चों। ठीक है ना, इसको भरना है, ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा, डी कौन सा, इसको आपको सही तरीके से क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, यानी वही बताना है द्विसदनात्मक विधानमंडल भारत के किन किन राज्यों में पहचानिए। ये पेपर में आएगा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है बच्चों, उत्तर प्रदेश है। ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये आपका तेलंगाना है। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है बच्चों, कर्नाटक है। ठीक है, तो 4 राज्य हो गए, तो 4 राज्यों को आपको भर देना है। ठीक है, चलो ये देखो, अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यानी जवाहरलाल नेहरू ही है। तो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ मुंह बात के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कहते मेरी झोली भर दो, है ना। और ये जो लोग हैं ये कोट वोट पहन के गिटार विटार लेकर सब खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति चिल्ला रहा है अरे बैठ जा, है ना। तो आपको नहीं लग रहा बच्चों ये विचारधारा को दर्शा रहा है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू है। ये 2 विचारधाराओं को दर्शा रहा है। चलो देख लेते हैं प्रश्न में। तो पहला है बच्चों, 2 मुख वाला व्यक्ति कौन है। तो आप सभी को पता है 2 मुख वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है। व्यक्ति के दाईं और बाईं और बैठे सदस्य किस विचारधारा के हैं। तो एक है पूंजीवादी और एक है समाजवादी, 2 विचारधाराओं के हैं। और दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है। तो दोनों पक्षों की क्या की जा रही है बच्चों, यहाँ बात सुनने की कोशिश की जा रही है। और भारत में मिश्रित व्यवस्था है। क्या है बच्चों, मिश्रित व्यवस्था है। चलो अब आते हैं बच्चों सारे, अब हमारे आएंगे लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर हमारा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है बच्चों इसमें प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो देखो बच्चों होता क्या है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखो बच्चों, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या करते हैं, ऐसे ही नीतिगत निर्देश क्या करते हैं, सरकार को देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत के उल्लंघन पे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, सरकार का दायित्व है, सरकार के लिए बनाया गया है, लेकिन इनके उल्लंघन पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह जरूर किया जा सकता है ना बच्चों। और सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक वो इन्हें लागू कर सके। अब इसके 3 प्रमुख मैं बताता हूँ कौन कौन से नीति सिद्धांत है। पहला क्या है, वह लक्ष्य या उद्देश्य जो एक समाज को हमें स्वीकार करना चाहिए उसका स्वरूप तैयार करता है। दूसरा, वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए वो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है अथवा में है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ को याद रखना। देखो बच्चों 1974 में, कब बच्चों 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 91 में, मतलब 51 में शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। पहले 10 थे, अब कितने हैं बच्चों, 11 हैं। ठीक है, ये क्या किया गया था, 96 एक अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जिसमें क्या किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए बच्चों, है ना। और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श हैं जैसे भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, इनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता,
एकता और अखंडता की हमें क्या करना चाहिए बच्चों, रक्षा करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने देश की सेवा के लिए क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को महत्व और उसके बनाए रखना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ बच्चों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन या सुधार की भावना को हमें प्रेरित करना चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण यानी प्रकृति को संरक्षण देना चाहिए बच्चों हम लोगों को, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना चाहिए। हिंसा से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। राम 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 राम, हिंसा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। और याद ना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को क्या करना चाहिए, उत्कृष्ट बनाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व क्या है, कानूनी अधिकार या कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आप न्यायालय के पास जा सकते हो बच्चों, लेकिन नीति सिद्धांतों के उल्लंघन पे आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार का संबंध क्या होता है, व्यक्ति से होता है, और नीति सिद्धांत का संबंध किससे होता है, समाज से होता है ना। और इसके साथ साथ मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि निर्देशित सिद्धांत अभी लागू नहीं किए गए हैं। ठीक है, अभी लागू नहीं किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। और नीति निर्देशित सिद्धांत को क्या होता है बच्चों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। और क्या क्या होता है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब ये तो हो गया बच्चों। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होता है, व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है। और नीति निर्देशित सिद्धांत क्या होता है, समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति की बात करता है और एक समाज या समुदाय की बात करता है। चलो इसी में एक और अथवा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च यानी 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वर्णन करें। 1973 में, तो बच्चों पहले ही समझ जाना है। देखो होता क्या है, अब देखो यहाँ ध्यान से समझना। संविधान का मतलब एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, ये बात कही गई थी। लेकिन केशवानंद भारती विवाद में क्या हुआ था बच्चों, इसे पहले हुआ क्या था, देखो संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और उसे प्रतिबंध किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय के निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ये निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, यानी जो संसद है बच्चों, संसद व न्यायपालिका विवाद का विषय बना था। संविधान ये संपत्ति के, जैसे संविधान में क्या कहा गया, ये संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा है कि मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी जो संपत्ति का अधिकार है ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है बच्चों, हमारा कौन है, संविधान है। ठीक है, संसद और न्यायपालिका विवाद चला था बच्चों। ठीक है ना, और संविधान ये व्यवस्था करती है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। आचरण के बारे में कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरणों पर क्या होता है, उंगली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका में क्या हुआ था, अवसरों पर विधायिका की आलोचना की गई थी। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग दूसरे अंग का क्या होता है, सम्मान करता है। मतलब या तो इसमें हम बता सकते हैं केशवानंद भारती विवाद के बारे में बता सकते हैं, जो न्यायपालिका और संसद के बीच काफ़ी ज़्यादा विवादित मुद्दा था बच्चों, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, लेकिन इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी कार्यपालिका का भूमिका का वर्णन करें। तो देखो बच्चों, स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, जो कार्यपालिका के मुख्य मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण। ठीक है, नौकरशाही में कौन आती है, जैसे प्रशासनिक मशीनरी आती हैं, जो नहीं होते हैं, विशाल संगठन होता है। ठीक है, इसे नागरिक सेवा भी कहा जाता है, सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण आता है ना बच्चों, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। नौकरशाही में क्या होते हैं बच्चों, नौकरशाही में
सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और अधिकारी इसके अंदर आते हैं और ये नियमों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। जैसे आपने IAS IPS का नाम सुना है ना बच्चों, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इनका जो चयन होता है वो लिखित परीक्षा के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। और ये भारत के दक्ष प्रशासनिक मशीनरी होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, राजनीतिक उत्तरदायी होते हैं। और प्रजातंत्र में सरकारें आती रहती हैं ना, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी यानी नौकरशाही क्या करते हैं, जिम्मेदारी होती है कि नई सरकारों को जो नीतियाँ आ रही है ना, जो नीति या कानून है, उनके बारे में बताया जाए। क्योंकि हमारे बाहर ज़्यादातर मंत्री क्या होते हैं, अशिक्षित होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, नौकरशाही क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव जो है नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवा यानी UPSC के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रम समिति, ठीक है ना, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। और भारतीय सिविल सेवा के सदस्य की भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC को सौंपा गया है इनका नियुक्ति करने के लिए। इसमें IAS आ जाते हैं, IPS आ जाते हैं, IFS आ जाते हैं, DM आ जाता है, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये सारे सदस्य आ जाते हैं स्थायी कार्यपालिका में। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रपति की स्थिति और शक्ति। देखो आप सभी को होता है राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सारे कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन शक्तियाँ मिली हो, लेकिन इन सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति के बल केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। कुछ शक्तियाँ ऐसी, देखो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ सदनों पर पूर्ण विचार, मतलब अगर सदन के पास संसद ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा, अगर राष्ट्रपति को उसको कोई कमी लगती है तो उसे संसद के पास दोबारा विचार करने के लिए भेज सकता है। और वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब या देरी भी कर सकता है बच्चों। वैसे वीटो पावर भी होती है। और भी बता सकते हो, जैसे इसके पास क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के फांसी सज़ा को माफ़ कर सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्षमादान की शक्ति कहा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानून के विषय में सलाह ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा जो है प्रश्न है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष क्या हैं। तो आप सभी को बताया, धन का अत्यधिक खर्च होता है। धन में मतलब चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि नहीं होता, ठीक है। और वोटों को क्या होता है, खरीदा जाता है लोगों से, झूठा प्रचार किया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। धर्म के आधार पे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को लड़वाया जाता है, मरवाया जाता है। हिंसा जाति और धर्म के नाम पर वोट लेती है, यानी चुनाव के दौरान जाति और धर्म के आधार पर क्या लिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं ना बच्चों। इसके साथ साथ क्या होता है, राजनीतिक अपराधीकरण, यानी राजनीति में क्या होता है, बहुत सारे अपराधी जो लोग हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। और इस आचार संहिता कठोरता से पालन नहीं किया जाता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, जिस दिन चुनाव होने वाला होता है ना बच्चों, उसके एक दिन पहले कोई व्यक्ति किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कड़ा दंड दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, आसान था सैम्पल पेपर। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई सैम्पल पेपर के साथ।